साइंस की आज की इस वीडियो में दोस्तों आपका स्वागत है। आज 20 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी होंगे। बढ़ते अपन सीधे पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न में चारों ऑप्शन के ऊपर हम चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। दोस्तों पानी का रासायनिक सूत्र H2O है। ये जल का या पानी का रासायनिक सूत्र कहलाता है। दोस्तों CO2 जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है। NaCl ये नमक का रासायनिक सूत्र है। और O2 जिस ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन गैस का रासायनिक सूत्र है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का, H2O जल का, NaCl नमक का और O2 ऑक्सीजन के रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दूसरा, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है। दोस्तों पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो दोस्तों नाइट्रोजन गैस सर्वाधिक मात्रा में पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाती है। और दोस्तों इसका प्रतिशत की बात की जाए तो 78% गैस लगभग पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाती है। ऑक्सीजन की बात की जाए दोस्तों, ऑक्सीजन 21% के लगभग पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाती है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% के लगभग से लेकर 0.04% तक पाई जाती है। हाइड्रोजन गैस दोस्तों बहुत ही कम नगण्य मात्रा में पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है हमारा, मनुष्य के शरीर में रक्त शुद्धिकरण का कार्य कौन करता है। दोस्तों मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण यानी खून की सफाई का काम कौन करता है। तो दोस्तों गुर्दा यानी किडनी का कार्य है। किडनी के द्वारा दोस्तों रक्त को शुद्ध, रक्त के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको छानने का कार्य गुर्दा करते हैं। दोस्तों मनुष्य का हृदय का काम क्या है। किडनी का काम दोस्तों रक्त के शुद्ध रक्त को, अपशिष्ट पदार्थों को छानना। और दोस्तों हृदय का काम जो है, हार्ट का, केवल रक्त को पंप करने का कार्य कौन करता है, हृदय करता है। यकृत का कार्य क्या है दोस्तों, तो यकृत की बात करें, ये पाचन क्रिया में सहायक होता है और विषैले पदार्थों को तोड़ने का कार्य करता है। फेफड़े क्या काम करते हैं, फेफड़े दोस्तों गैसों का आदान प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो दोस्तों चारों ऑप्शन आपको समझ में आ गए होंगे। बढ़ते हैं अपन चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है हमारा, प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है। दोस्तों प्रकाश की गति, यहाँ पर प्रकाश की गति के बारे में पूछा है तो ए ऑप्शन इसका सही है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 10 ये जो प्रकाश की चाल है ये निर्वात में ये चाल होती है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड प्रकाश के नाभिकीय संलयन से दोस्तों हाइड्रोजन से हीलियम मिलकर ऊर्जा बनती है। और दोस्तों अगले ऑप्शन के बारे में भी देख लीजिए, नाभिकीय विखंडन का दोस्तों नाभिकीय विखंडन के माध्यम से परमाणु बम और परमाणु रिएक्टर में ऊर्जा निकलती है। रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से ऊर्जा संभव नहीं हो पाती है। और ऊष्मा विकिरण से केवल ऊर्जा का प्रसार होता है। ऊष्मा की जो विकिरणें होती है उससे केवल ऊर्जा का प्रसार होता है। तो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है दोस्तों छठा प्रश्न, RBC यानी रेड ब्लड सेल्स का कार्यकाल कितना होता है। RBC का जीवन काल कितना होता है। दोस्तों सही आंसर है इसका, RBC का जीवन काल 120 दिन का होता है। कितना होता है, 120 दिन RBC का जीवन काल होता है। अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न, विद्युत धारा की इकाई क्या है। विद्युत धारा की इकाई के बारे में पूछा गया। दोस्तों विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। दोस्तों वाट शक्ति की इकाई होती है, वोल्ट विभवांतर की इकाई है और ओम जो है ये प्रतिरोध की इकाई कहलाती है। ओम प्रतिरोध की इकाई है, वोल्ट विभवांतर की इकाई है, एम्पियर जो प्रश्न में पूछा गया विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है और वॉट शक्ति की इकाई है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा आठवां प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। आठवां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों हमारा ये। प्रकाश संश्लेषण जिसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, जिसके माध्यम से पौधे अपना भोजन का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित होती है। कौन सी गैस, ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित होती है, जो कि मानव शरीर के लिए और अन्य जीवों के लिए उपयोगी है श्वसन प्रक्रिया के दौरान। दोस्तों CO2 जो है इसे पौधे अवशोषित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में CO2 को ऑक्सीजन जो गैस होती है इसे अवशोषित करती है। और प्रश्न के अनुसार प्रकाश संश्लेषण से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, तो वो ऑक्सीजन गैस निकलती है। और नाइट्रोजन की गैस की इस प्रकाश संश्लेषण में कोई भूमिका नहीं होती है। हाइड्रोजन की भी कोई उत्पत्ति नहीं होती है दोस्तों यहाँ पर। तो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा नौवां प्रश्न, सबसे हल्की धातु कौन सी है। दोस्तों सबसे हल्की धातु लिथियम को कहा जाता है। लिथियम सबसे हल्की धातु है। और दोस्तों कैल्शियम जो दे रखा है ये सबसे भारी धातु है। कैल्शियम सबसे भारी धातु है। पोटेशियम सोडियम से हल्की पर लिथियम से भारी धातु होती है। सोडियम दोस्तों हल्की नहीं है और
हल्की है पर सबसे हल्की नहीं है। तो सबसे हल्की धातु की बात की गई दोस्तों तो वो कौन सी है? लिथियम। लिथियम सबसे हल्की धातु है। अगला प्रश्न 10वां प्रश्न, दूध में प्रोटीन कौन सा है? दोस्तों दूध के प्रोटीन के बारे में बात की गई। दूध में प्रमुख प्रोटीन कौन सा होता है? तो दोस्तों केसिन प्रोटीन होता है दूध में। अगला बी ऑप्शन पे दिया है ग्लूटेन। ग्लूटेन दोस्तों गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है। केरोटीन बाल और नाखून में पाए जाने वाला ये प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन दोस्तों ये रक्त में पाए जाने वाला प्रमुख प्रोटीन होता है। कौन सा? हीमोग्लोबिन रक्त में पाया जाता है। केरोटीन नाखून और बाल में पाया जाता है। ग्लूटीन गेहूं में पाया जाता है और केसिन दूध में पाया जाने वाला प्रमुख प्रोटीन है। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न, सूर्य का विटामिन कौन सा है? दोस्तों सूर्य से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य का विटामिन की बात की जाए तो विटामिन डी जो है दोस्तों, ऑप्शन सी नंबर, विटामिन डी सूर्य की किरणों से बनता है और ये हमारे लिए आवश्यक विटामिन है। दोस्तों विटामिन ए दृष्टि के लिए उपयोगी है। मानव दृष्टि बाधित न हो इसके लिए विटामिन ए की ज़रूरत होती है। विटामिन सी इसे स्कर्वी से बनता है जो खट्टे पदार्थों के माध्यम से बनता है। विटामिन के कारण रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है दोस्तों, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती इसके माध्यम विटामिन के की पूर्ति के द्वारा। और विटामिन डी दोस्तों सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न दोस्तों 12वां प्रश्न, परमाणु घड़ी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? दोस्तों परमाणु घड़ी जो है ये सीजियम परमाणु कंपन सिद्धांत पर कार्य करती है। किस पर कार्य करती है? सीजियम परमाणु कंपन सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है लाल रंग रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? दोस्तों हीमोग्लोबिन जो होता है इसके कारण हमारा खून रक्त जो होता है इसका रंग लाल होता है और इसमें दोस्तों आयरन की मात्रा पाई जाती है यानी लोहे की मात्रा पाई जाती है। तो हीमोग्लोबिन के कारण हमारे रक्त का रंग लाल होता है। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? तो दोस्तों प्लाज्मा पीले कलर का होता है। श्वेत कणिकाएं रंगहीन होती हैं दोस्तों। और क्लोरोफिल पौधों के जो पत्तियों वाला भाग होता है, क्लोरोफिल पौधों में को हरा रंग प्रदान करने में सहायक होता है। पौधों को हरा रंग कौन प्रदान करता है? तो वो क्लोरोफिल करता है। तो प्रश्न के अनुसार दोस्तों रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है और इसमें दोस्तों आयरन पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से 4 ऐसे प्रश्न हैं जो इन चारों प्रश्न में से एक न एक प्रश्न आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना बनी रही। दोस्तों पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों पेनिसिलिन की खोज की थी ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। एडवर्ड जेनर जो थे दोस्तों उन्होंने चेचक का जो टीका है इसकी खोज की थी। लुई पाश्चर ने टीकाकरण एवं जीवाणु विज्ञान की खोज की थी। वाटसन ने डीएनए संरचना के बारे में खोज की थी। तो दोस्तों चारों ऑप्शन बहुत ही उपयोगी है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 15वां प्रश्न दोस्तों अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। बढ़ते हैं अपन 15वें प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा डीएनए डबल हेलिक्स की खोज किसने की थी? दोस्तों डीएनए डबल हेलिक्स की खोज किसने की थी? तो ये वाटसन और क्रिक के द्वारा की गई थी। किसने की थी? वाटसन और क्रिक ने डीएनए डबल हेलिक्स की खोज की थी। अगला दोस्तों बी ऑप्शन है न्यूटन ने दोस्तों गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी। फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 16वां प्रश्न है दोस्तों, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों सबसे बड़ी ग्रंथि की बात की गई तो दोस्तों यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन सी? यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। गुर्दा जिसे किडनी कहा जाता है ये अंग है दोस्तों, ग्रंथि नहीं है। गुर्दा जो है ये गुर्दा एक प्रकार का अपने हमारे शरीर का अंग है, इसे ग्रंथि नहीं कहा जाता है। हमारे ग्रंथि की बात की गई तो यकृत ग्रंथि सर्वाधिक बड़ी ग्रंथि है। लार ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि नहीं होती है। अग्नाशय ग्रंथि ये सबसे ग्रंथि है पर ये सबसे बड़ी ग्रंथि नहीं है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों 16वें प्रश्न में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न, ध्वनि का राजा कौन सी धातु है? दोस्तों ध्वनि का राजा कौन से धातु है? तो दोस्तों चांदी ध्वनि का राजा कहा जाता है। दोस्तों चांदी जो है इसका ध्वनि गुणवत्ता श्रेष्ठ होती है। चांदी की ध्वनि गुणवत्ता श्रेष्ठ होती है, इसलिए इसे ध्वनि का राजा कहा जाता है। सोना अच्छा है पर दोस्तों चांदी से थोड़ा कम है ध्वनि की कंपन्यता। तांबे इसमें सही ध्वनि नहीं हो पाती है। और प्लेटिनम महंगा है, ध्वनि गुण में बेहतर नहीं है। तो सबसे अच्छा ध्वनि गुणवत्ता के मामले में श्रेष्ठ कौन है? चांदी।
नेक्स्ट प्रश्न, ऊष्मा का मापन किससे होता है? दोस्तों चारों जो ऑप्शन है ये वन लाइनर प्रश्नों के माध्यम से आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ऊष्मा का मापन किससे होता है? तो ऊष्मा का मापन होता है थर्मामीटर के द्वारा। किससे होता है? ऊष्मा यानी हीट, गर्मी के मापन थर्मामीटर के द्वारा होता है। दोस्तों बैरोमीटर से वायुदाब को मापा जाता है। बैरोमीटर के माध्यम से किसे मापा जाता है? वायुदाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। एनीमोमीटर से हवा की गति जो होती है उसे नापा जाता है। हाइड्रोमीटर से दोस्तों किसी भी द्रव पदार्थ की घनत्व का मापा जाता है। हाइग्रोमीटर के द्वारा द्रव की घनत्व को नापा जाता है। एनीमोमीटर से हवा की गति को मापा जाता है और बैरोमीटर से वायुदाब मापा जाता है। और प्रश्न के अनुसार ऊष्मा का मापन दोस्तों थर्मामीटर के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? दोस्तों सही जवाब होगा, मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। कितनी होती है? 206 हड्डियां होती है। और बालक जब जो बालक छोटा होता है, शिशु के समान होता है, उस समय जन्म के समय बालक में 270 से 300 तक की हड्डियां होती है, जो बाद में संकुचित होकर 206 रह जाती है। वयस्क अवस्था तक आते आते 206 हड्डियां मनुष्य के शरीर में होती है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा, ओजोन परत किससे बनी होती है? दोस्तों ओजोन परत जो है ये 3 ऑक्सीजन के परमाणु मिलकर ओजोन परत का निर्माण करते हैं। कौन करते हैं? ऑक्सीजन के जो 3 परमाणु होते हैं O3 के से ओजोन परत बनती है। दोस्तों O2 जो है ये सामान्य ऑक्सीजन कहलाती है। CO2 जिसे कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है, ये ग्रीन हाउस गैस है। दोस्तों N2 वायुमंडल में प्रचुर है वह, लेकिन ओजोन नहीं बनाते। तो ओजोन की परत किसकी बनी होती है? तो ये O3 यानी ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।